दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि अंतरिक्ष काफी बड़ा है, खासकर हम ह्यूमंस के लिए, जो शायद इस इनफाइनाइट यूनिवर्स के कंपैरिजन में किसी एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटा है। लेकिन यार इसके बावजूद हमारी क्यूरियोसिटी हमेशा हमें यूनिवर्स की बाउंड्रीज को ढूंढने के लिए ड्राइव करती रहती है। अब देखो यूनिवर्स की तो नहीं, पर हम ह्यूमंस की इस यूनिवर्स में कुछ बाउंड्रीज है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि कई सारी बाउंड्रीज है। और ऐसी ही एक बाउंड्री है ये तस्वीर, जिसमें हम अर्थ से 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर मौजूद कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी कि CMBR को देख सकते हैं, जो अभी के लिए यूनिवर्स की वो एब्सोल्यूट लिमिट है जिससे आगे अभी तक हम कुछ देख ही नहीं सके। और देखो ये भी हम इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि CMBR से आने वाली लाइट फोटोन्स यंग यूनिवर्स में ही अर्थ के अराउंड 14 बिलियन लाइट ईयर्स रेडियस में फैले हबल स्फीयर में एंटर कर चुके थे। और देखो जो लाइट फोटोन्स इस रेस को जीत नहीं सका वो अब कभी भी अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। नाउ आई नो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जब हबल स्फीयर की रेडियस अराउंड 14 बिलियन लाइट ईयर्स है, जिसके आगे के लाइट फोटोन्स हम कभी देख ही नहीं पाएंगे, तो फिर 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर से आने वाले CMBR को हमने कैसे कैप्चर किया? तो यार जवाब जानने के लिए बने रहो आज के इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों आज मैं आपको यूनिवर्स के सभी होराइजन्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही हम यूनिवर्स में ह्यूमंस की उस एब्सोल्यूट लिमिट के बारे में भी जानेंगे जिससे आगे हम कभी भी नहीं देख पाएंगे। अब चाहे हम इनफाइनाइट समय तक भी क्यों ना इंतजार कर ले या फिर कितने भी बड़े टेलीस्कोप क्यों ना बना ले। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स में ट्रेवल करने वाले लाइट फोटोन्स फिक्स्ड लाइट स्पीड में आगे बढ़ते रहते हैं, इसीलिए भले ही उनकी स्पीड यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक उन्हें पहुंचने में काफी समय लग जाता है। और यही कारण है कि जब भी हम अंतरिक्ष में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उससे चलने वाली लाइट के कारण हम एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट के पास्ट वर्जन को ही देख रहे होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के लिए, जब आप चांद को देखते हैं ना रात के आसमान में, तो आप उसके 1.3 सेकेंड पास्ट वाले वर्जन को देख रहे होते हो और सूरज के ऑलमोस्ट 8 मिनट पास्ट वाले वर्जन को। इसके अलावा जो तारे आप रात के आसमान में देखते हैं ना, उनकी अर्थ से डिस्टेंस के बेसिस पर आप उनके कई 100 से लेकर कई हजार साल पुराने वर्जन्स को देख रहे होते हैं, जिसे टेक्नोलॉजी के जरिए हम कहीं और आगे तक ले गए हैं। और इसीलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि करेंटली ह्यूमंस का सबसे एडवांस स्पेस टेलीस्कोप है, वो हमें यूनिवर्स में कई अरब लाइट ईयर्स दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को काफी क्लियर एंड डिटेल्ड वे में देखने की एबिलिटी देता है। अब उदाहरण के लिए ये जो इमेज है ना जिसे आप देख रहे हो, ये JWST द्वारा कैप्चर की गई डीप फील्ड इमेज है, जिसमें आप यंग यूनिवर्स की ओल्डेस्ट लाइट से बनी गैलेक्सीज की इमेज देख सकते हैं। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो हम यूनिवर्स में डिफरेंट डिस्टेंस से आने वाली लाइट को अलग अलग स्फेरिकल शेल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें इस इमेजिनरी स्फेरिकल शेल के सबसे बाहर की लेयर एब्सोल्यूट बिग बैंग पॉइंट होगा और उसके अंदर फिर पार्टिकल होराइजन, जो कि अभी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बराबर है और 93 लाइट ईयर्स डायमीटर में फैला हुआ है। जिसके बाद हबल स्फीयर आता है जो ऑलमोस्ट 28 बिलियन लाइट ईयर्स के डायमीटर को कवर करता है। अब शुरुआत करते हैं पार्टिकल होराइजन से। तो देखो दोस्तों, ये यूनिवर्स की वो एब्सोल्यूट लिमिट है जिससे चलने वाला कोई भी पार्टिकल अर्थ तक पहुंच सकता है, जो मैथमेटिकल टर्म्स में बिग बैंग के काफी करीब है। पर अभी तक हम पार्टिकल होराइजन की एब्सोल्यूट लिमिट को मेजर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी तक हम केवल धरती से 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद CMB रेडिएशन को ही कैप्चर कर पाए हैं और इसीलिए अभी पार्टिकल होराइजन भी यहीं तक माना जा सकता है। पर फ्यूचर में ये एक्सटेंड हो सकता है, खासकर तब जब हम CMB रेडिएशन से भी आगे के उन न्यूट्रिनोज को कैप्चर करेंगे जो CMB प्लाज्मा को क्रॉस करके अर्ली यूनिवर्स में ही हमारे हबल स्फीयर में एंटर कर चुके थे। और क्योंकि ये न्यूट्रिनो आज के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर से होंगे, इसीलिए इनके जरिए हम बिग बैंग को और भी करीब से ऑब्जर्व कर पाएंगे। पर इसके लिए हमें कुछ और समय इंतजार करना होगा, शायद कुछ अरब साल और। लेकिन ह्यूमंस के लिए शायद ये यूनिवर्स का इकलौता ऐसा समय होगा जब हम लास्ट बार यूनिवर्स में सबसे दूर से आने वाले पार्टिकल्स को देख पाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे लिए कॉस्मिक होराइजन इतना छोटा हो जाएगा कि अगर हम इनफाइनाइट टाइम तक भी इंतजार करें तब भी शायद यूनिवर्स में इससे आगे से आने वाले फोटॉन्स या फिर अदर पार्टिकल्स को हम कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। पर देखो, उस अल्टीमेट डिस्टेंस को जानने से पहले
हमें पर्टिकुलरली CMB रेडिएशन को थोड़ा और समझना होगा। अब देखो, वैज्ञानिकों की माने तो ये वो रेडिएशन है जो आज से करीब 13.7 बिलियन ईयर्स पहले और बिग बैंग के ऑलमोस्ट 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स के ठंडा होने पर हॉट हाइड्रोजन प्लाज्मा से एमिट हुआ था, जो आज यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर कंटिन्यूअसली मूविंग स्टेट में है। पर देखो, आखिर ये कैसे हो सकता है? जब यूनिवर्स खुद ही 13.8 बिलियन साल पुराना है, तो हम 46 बिलियन लाइट ईयर से आने वाले CMB रेडिएशन को कैसे देख पा रहे हैं भाई? तो देखो दोस्तों, जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद से ही यूनिवर्स काफी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। जब यूनिवर्स के फॉर्मेशन के कुछ लाख साल बाद CMB रेडिएशन एमिट हुआ था, तब यूनिवर्स का साइज आज से ऑलमोस्ट 1100 गुना ज्यादा छोटा था, जिसके कारण उस समय यूनिवर्स में मौजूद ऑब्जेक्ट्स, मोस्टली हाइड्रोजन क्लाउड्स, एक दूसरे के काफी क्लोज हुआ करते थे। और इसीलिए उस समय जब हाइड्रोजन के प्राइमोर्डियल प्लाज्मा से CMB रेडिएशन फोटॉन्स निकले थे, तो वो उस समय अर्थ जिस जगह पर बनेगी ना, उस वाले क्लाउड से करीब 42 मिलियन लाइट ईयर ही डिस्टेंस पर मौजूद था, जो कि यूनिवर्स के स्केल में देखा जाए तो काफी छोटा डिस्टेंस होता है। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि इस समय यूनिवर्स काफी तेजी से एक्सपैंड हो रहा था, जिसके साथ साथ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड फोटॉन्स की वेवलेंथ भी इंक्रीज होती जा रही थी, इसीलिए जब फाइनली ये रेडिएशन 13.7 बिलियन ईयर्स के बाद धरती पर पहुंचा, तब तक इनकी वेवलेंथ अपने एमिशन के बाद से 1210% से ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और यूनिवर्स अपने साइज से काफी बड़ा हो चुका था। और इतने समय में जिन प्लाज्मा क्लाउड से CMB रेडिएशन एमिट हुआ था, वो यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण आज से 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स की डिस्टेंस तक पहुंच चुके हैं। और अब तो उन्होंने गैलेक्सीज और स्टार्स का फॉर्मेशन भी कर लिया होगा, जिन्हें हम फ्यूचर में कभी भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण उनके प्रेजेंट लाइट कभी भी हमारे हबल स्फीयर में एंटर ही नहीं कर पाएगा। अब चलो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन करो, आप एक बड़े से हॉल में खड़े हैं जहां कई अलग अलग दरवाजे हैं। अब अगर आप हॉल की लाइट को टर्न ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि लाइट काफी आसानी से सभी दरवाजों तक पहुंच जाती है। अब अगर आप मान लो कि अचानक हॉल के बीच का फर्श ऑल डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रहा है, वो भी लाइट स्पीड से, तो ऐसे में दरवाजे और लाइट सोर्स के बीच का डिस्टेंस भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखो, क्योंकि लाइट के पहले फोटॉन्स शुरू से ही दरवाजे के काफी करीब थे, इसलिए वो डिस्टेंस बढ़ने के बावजूद भी दरवाजे तक काफी आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि भले ही पास्ट के फोटॉन्स दरवाजे के साथ साथ एक्सपैंड होते हुए भी दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, पर जो फोटॉन्स एक्सपेंशन के बाद यानी कि प्रेजेंट में लाइट सोर्स से चले हैं, वो अपनी फिक्स स्पीड के कारण लाइट स्पीड से कई गुना तेजी से एक्सपैंड हो रहे इस हॉल को क्रॉस करके कभी भी दरवाजों तक नहीं पहुंच पाएंगे। और बिल्कुल यही फेनोमेना हमें यूनिवर्स में देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो फोटॉन्स पहले ही स्पेस के उस रीजन के करीब पहुंच गई थी जहां प्रेजेंट में मिल्की वे और अर्थ मौजूद है, ऐसे में उनके लिए तो अर्थ तक पहुंचना आसान था, क्योंकि इस रीजन में मिल्की वे की ग्रेविटी के कारण यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट यूनिवर्स के दूसरे हिस्सों के मुकाबले काफी धीमा है। और ये भी अर्थ के अराउंड ऑलमोस्ट 14 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला एक स्फेरिकल शेप का होराइजन है, जिसे हबल होराइजन कहा गया है, जहां पर यूनिवर्स के एक्सपेंशन स्पीड स्लो होने के कारण इसके अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट की लाइट अर्थ तक पहुंच सकती है, लेकिन इसके बाहर मौजूद ऑब्जेक्ट्स की लाइट यूनिवर्स के लाइट स्पीड से कई गुना फास्ट एक्सपेंशन के कारण उसके अंदर एंटर नहीं कर पाती। मतलब आज के लिए तो यूनिवर्स का करंट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल यही है, पर इस मॉडल में एक इंटरेस्टिंग पार्ट प्ले करता है अर्ली यूनिवर्स। अब देखो, क्योंकि उस समय यूनिवर्स की वॉल्यूम इतनी कम थी कि यूनिवर्स में मौजूद मैटर की ग्रेविटी ने एक स्मॉल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूनिवर्स के एक्सपेंशन को काफी धीमा कर दिया था, पर फिर जल्द ही दोबारा से डार्क एनर्जी ने ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरटेक कर लिया और यूनिवर्स को लाइट स्पीड से कई गुना तेजी से एक्सपैंड करने लगी। लेकिन उस छोटी सी स्लो एक्सपेंशन टाइम विंडो के दौरान ही बहुत से पार्टिकल्स हमारे हबल स्फीयर में एंटर कर चुके थे, जिनमें CMB रेडिएशन भी शामिल था, जो हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद कभी भी हम बिग बैंग थियरी को प्रूव ही ना कर पाते। इससे होता ये कि हम आज भी यूनिवर्स के बेसिक फंडामेंटल्स को समझ ही नहीं पाते और इसी चीज में उलझे रहते कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन आखिर हुआ तो कैसे हुआ। तो दोस्तों चलिए अब आते हैं अपने फाइनल सवाल पर कि यूनिवर्स का वो एब्सोल्यूट होराइजन पॉइंट कौन सा है जहां तक की लाइट हम भी फ्यूचर में कैप्चर कर सकते हैं और जिसके आगे की लाइट हम कभी भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे।
तो दोस्तों, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले जाना कि करंटली हमारी कॉस्मिक होराइजन स्फीयर की रेडियस करीब 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स है, पर फ्यूचर में आने वाले करीब 10 अरब साल बाद ये लिमिट बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 33% ग्रेटर यानी कि ऑलमोस्ट 61 बिलियन लाइट ईयर्स तक पहुंच जाएगी। अब देखो, इस समय तक हमारा एक्चुअल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स करीब 122 बिलियन लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैला होगा। नाउ ऑफ कोर्स उस समय भी यूनिवर्स इसके कहीं आगे तक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैला होगा, लेकिन ह्यूमंस के लिए यही हमारी फ्यूचर एब्सोल्यूट लिमिट है, जिस तक के ऑब्जेक्ट्स को हम फ्यूचर में यूनिवर्स में देख पाएंगे। एक ऐसा फाइनल होराइजन पॉइंट जिससे आगे हम चाहे इनफाइनाइट टाइम तक भी वेट क्यों ना कर ले, लेकिन तब भी उसके आगे के लाइट या फिर कोई सिग्नल हम तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। अब उस समय पर अगर आप गैलेक्सी के बाहर देखेंगे तो आपको काफी खाली महसूस होगा, क्योंकि इस समय हमारे आसपास की गैलेक्सीज भी इतनी दूर जा चुकी होंगी कि उन्हें विजिबल लाइट में देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। इसलिए मोस्टली उस समय अर्थ पर जो लाइट आ रही होगी वो रेडियो वेव्स होगी, जिनकी वेवलेंथ इतनी बड़ी होंगी कि उन्हें कैप्चर करने के लिए भी हमें कई बिलियन लाइट ईयर्स डिस्टेंस में फैले पावरफुल टेलीस्कोप्स की जरूरत पड़ेगी। पर देखो, अब ऑलमोस्ट 100 अरब साल बाद फाइनली यूनिवर्स पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण अब हमारा हबल होराइजन ऑलमोस्ट हमारी गैलेक्सी तक ही सीमित रह जाएगा। अब हमारे लिए केवल मिल्की वे या फिर मुझे कहना चाहिए कि मिल्कोमेडा ही ये पूरा यूनिवर्स होगा, जिसके बाहर की लाइट अब हम तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। यानी कि अपने पड़ोस की गैलेक्सी में टेलीस्कोप्स के जरिए एलियंस की तलाश करना भी अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या आपने कभी सोचा था कि यूनिवर्स का एक टाइम ऐसा भी आएगा जब केवल हम अपनी गैलेक्सी तक ही देख पाएंगे? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में बताना, और अगर नहीं सोचा तो यार वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।